60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूंकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूंकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए।
क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूंकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूंकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि
कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का
जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। पैरा शुरू में जिस तरह टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साह दिखाया और देश में बने 2 टीके चरणबद्ध तरीके से लगाने की रूपरेखा तैयार की थी, उससे लगा था कि अब देश में कोरोना का खतरा जल्दी टल जाएगा। पहले मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, फिर निजी अस्पतालों को 250 रुपये में लगाने की इजाज़त दी गई। इस तरह टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी थी।
मगर फरवरी में कोरोना का नया रूप उभर आया और तेजी से फैलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इसका भयावह असर दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने मांग की कि 18 साल तक की उम्र वालों को टीकाकरण की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं। तब केंद्र ने उन राज्यों सरकारों की मांग ठुकरा दी थी। हालांकि बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई, मगर अप्रैल आते आते टीकों की कमी दिखाई देने लगी। पहले महाराष्ट्र में टीका उपलब्ध न होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों के दरवाजे बंद हुए। फिर दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति देखी जाने लगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने टीकाकरण उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। उसका मानना था कि लोग टीकाकरण के लिए अपेक्षित उत्साह से आगे नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जब देश में संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 4 लाख से ऊपर दर्ज हो रही है और इससे मरने वालों की तादाद 4,000 से ऊपर आ रही है, तब टीकाकरण में तेजी लाने की मांग भी बढ़ रही है। मगर स्थिति यह है कि इस वक्त टीकों का भारी अभाव है। न निजी अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं और न सरकारी केंद्रों पर। जिस सीरम इंस्टीट्यूट के टीके पर सरकार की निर्भरता सबसे अधिक थी, उसने अब ज़रूरत भर के टीके उपलब्ध कराने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रूस से टीका मंगाने की इजाज़त दे दी, मगर उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। अब सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी थी, पर जैसे ही टीकों की किल्लत शुरू हुई, उसने राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी कि वे टीके बनाने वाली कंपनियों से तालमेल करके अपने अनुसार टीकों की दर तय करें और लोगों को टीके उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि केंद्र ने अपने लिए खरीदे जाने वाले टीके की कीमत सबसे कम रखी और राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए दरें ऊंची रखीं। इसे लेकर भी उसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। दरअसल केंद्र ने टीकाकरण अभियान को लेकर शुरू से ही सही रणनीति नहीं अपनाई। उसका आकलन भी ठीक नहीं था। वह शायद मानकर चल रही थी कि अब कोरोना का संकट समाप्त हो चुका है, इसलिए टीकाकरण अभियान लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है। इसीलिए वह सीरम इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा निर्भर रही। दूसरे देशों की टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत नहीं की। जिन देशों ने अपनी तरफ से पहल की थी, उन्हें भी अनसुना कर दिया गया। टीके की बहुत सारी खुराक दूसरे देशों को इमदाद में भेज दी गई। अब जब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह और सर्वदलीय बैठक करके कोई व्यवहारिक उपाय तलाश करे।
110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। पैरा शुरू में जिस तरह टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साह दिखाया और देश में बने 2 टीके चरणबद्ध तरीके से लगाने की रूपरेखा तैयार की थी, उससे लगा था कि अब देश में कोरोना का खतरा जल्दी टल जाएगा। पहले मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, फिर निजी अस्पतालों को 250 रुपये में लगाने की इजाज़त दी गई। इस तरह टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी थी, मगर फरवरी में कोरोना का नया रूप उभर आया और तेजी से फैलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इसका भयावह असर दिखाई देने लगा।
फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने मांग की कि 18 साल तक की उम्र वालों को टीकाकरण की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं। तब केंद्र ने उन राज्यों सरकारों की मांग ठुकरा दी थी। हालांकि बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई, मगर अप्रैल आते आते टीकों की कमी दिखाई देने लगी। पहले महाराष्ट्र में टीका उपलब्ध न होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों के दरवाजे बंद हुए। फिर दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति देखी जाने लगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने टीकाकरण उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। उसका मानना था कि लोग टीकाकरण के लिए अपेक्षित उत्साह से आगे नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जब देश में संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 4 लाख से ऊपर दर्ज हो रही है और इससे मरने वालों की तादाद 4,000 से ऊपर आ रही है, तब टीकाकरण में तेजी लाने की मांग भी बढ़ रही है। मगर स्थिति यह है कि इस वक्त टीकों का भारी अभाव है। न निजी अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं और न सरकारी केंद्रों पर। जिस सीरम इंस्टीट्यूट के टीके पर सरकार की निर्भरता सबसे अधिक थी, उसने अब ज़रूरत भर के टीके उपलब्ध कराने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रूस से टीका मंगाने की इजाज़त दे दी, मगर उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। अब सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी थी, पर जैसे ही टीकों की किल्लत शुरू हुई, उसने राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी कि वे टीके बनाने वाली कंपनियों से तालमेल करके अपने अनुसार टीकों की दर तय करें और लोगों को टीके उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि केंद्र ने अपने लिए खरीदे जाने वाले टीके की कीमत सबसे कम रखी और राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए दरें ऊंची रखीं। इसे लेकर भी उसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। दरअसल केंद्र ने टीकाकरण अभियान को लेकर शुरू से ही सही रणनीति नहीं अपनाई। उसका आकलन भी ठीक नहीं था। वह शायद मानकर चल रही थी कि अब कोरोना का संकट समाप्त हो चुका है, इसलिए टीकाकरण अभियान लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है। इसीलिए वह सीरम इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा निर्भर रही। दूसरे देशों की टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत नहीं की। जिन देशों ने अपनी तरफ से पहल की थी, उन्हें भी अनसुना कर दिया गया। टीके की बहुत सारी खुराक दूसरे देशों को इमदाद में भेज दी गई। अब जब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह और सर्वदलीय बैठक करके कोई व्यवहारिक उपाय तलाश करे। 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG नामक दवा उम्मीद की एक किरण है।
डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि वह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हों। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दें। कम से कम स्वदेशी टीके कोवैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सकें। पैरा शुरू में जिस तरह टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साह दिखाया और देश में बने 2 टीके चरणबद्ध तरीके से लगाने की रूपरेखा तैयार की थी, उससे लगा था कि अब देश में कोरोना का खतरा जल्दी टल जाएगा। पहले मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, फिर निजी अस्पतालों को 250 रुपये में लगाने की इजाज़त दी गई। इस तरह टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी थी, मगर फरवरी में कोरोना का नया रूप उभर आया और तेजी से फैलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इसका भयावह असर दिखाई देने लगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने मांग की कि 18 साल तक की उम्र वालों को टीकाकरण की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं। तब केंद्र ने उन राज्यों सरकारों की मांग ठुकरा दी थी, हालांकि बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई, मगर अप्रैल आते आते टीकों की कमी दिखाई देने लगी। पहले महाराष्ट्र में टीका उपलब्ध न होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों के दरवाजे बंद हुए, फिर दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति देखी जाने लगी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने टीकाकरण उत्सव मनाने की घोषणा कर दी।
उसका मानना था कि लोग टीकाकरण के लिए अपेक्षित उत्साह से आगे नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जब देश में संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 4 लाख से ऊपर दर्ज हो रही है और इससे मरने वालों की तादाद 4,000 से ऊपर आ रही है, तब टीकाकरण में तेजी लाने की मांग भी बढ़ रही है। मगर स्थिति यह है कि इस वक्त टीकों का भारी अभाव है। न निजी अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं और न सरकारी केंद्रों पर। जिस सीरम इंस्टीट्यूट के टीके पर सरकार की निर्भरता सबसे अधिक थी, उसने अब जरूरत भर के टीके उपलब्ध कराने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रूस से टीका मंगाने की इजाज़त दे दी, मगर उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। अब सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी थी, पर जैसे ही टीकों की किल्लत शुरू हुई, उसने राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी कि वे टीके बनाने वाली कंपनियों से तालमेल करके अपने अनुसार टीकों की दर तय करें और लोगों को टीके उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि केंद्र ने अपने लिए खरीदे जाने वाले टीके की कीमत सबसे कम रखी और राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए दरें ऊंची रखीं। इसे लेकर भी उसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। दरअसल केंद्र ने टीकाकरण अभियान को लेकर शुरू से ही सही रणनीति नहीं अपनाई। उसका आकलन भी ठीक नहीं था। वह शायद मानकर चल रही थी कि अब कोरोना का संकट समाप्त हो चुका है, इसलिए टीकाकरण अभियान लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है। इसीलिए वह सीरम इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा निर्भर रही। दूसरे देशों की टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत नहीं की। जिन देशों ने अपनी तरफ से पहल की थी, उन्हें भी अनसुना कर दिया गया। टीके की बहुत सारी खुराक दूसरे देशों को इमदाद में भेज दी गई। अब जब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह और सर्वदलीय बैठक करके कोई व्यवहारिक उपाय तलाश करे।